जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में जिस तरह का एक बदलाव मैं कहूँगा देखने के लिए मिला है, हालांकि ये पिछले कुछ समय में हुआ नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो अभी अभी आई हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण मूवी इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं कि साउथ की मूवीज़ क्यों ज़्यादा चल रही हैं और बॉलीवुड क्यों पीछे रहता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुष्पा और 83। ये दो मूवीज़ ऐसी हैं जो कि एक साथ ही रिलीज़ हुई, काफ़ी हाइप्ड मूवीज़ थी। पुष्पा से किसी को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा रन करेगी, हालांकि लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था इस मूवी को लेकर। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के जहन में था कि क्या पुष्पा इतना बड़ा अमाउंट कमा पाएगी। साउथ में ऑब्वियस सी बात है, अल्लू अर्जुन की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर तो उसको कमाई करनी थी, लेकिन क्योंकि उसने हिंदी सर्किट में भी कमाई करी है, वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है 83, जिसको कि लेकर बॉलीवुड के क्रिटिक्स जो थे आश्वस्त नजर आ रहे थे कि भैया ये मूवी तो पैसा कमाने ही वाली है, वो मूवी मुंह के बल औंधे मुंह गिरी है। कम से कम इस मूवी को 300 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था, तब जाकर ये हिट साबित कहलाती। लेकिन इस मूवी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और 80-90 करोड़ के आसपास बस ये मूवी हिल रही है। हद से टच करेगी तो 100 करोड़ करेगी। अब इसमें कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई कोविड के कारण भी ये चीज़ हुई है, लेकिन एक दिलचस्पी भी देखने को मिलती है लोगों के अंदर जो कि 83 को लेकर नहीं मिली। 83 को बहुत प्यार मिला, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों से ही मिला। जो लोग क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उन लोगों ने इस मूवी को पसंद इतना नहीं किया है, देखने ही नहीं गए। पसंद नापसंद वाली बात तो बात की है। वहीं पर अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी इतनी क्यों चली थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आज के क्रिकेटर हैं, कई सारे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, कई लड़कियां उनको पसंद करती हैं, तो ऐसे में उनकी मूवी स्वाभाविक रूप से चल गई थी। लेकिन 83 के बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि आखिर खराब कंटेंट है या कुछ स्ट्रेटजी में गड़बड़ाहट आ रही है, इस कारण से साउथ की मूवीज़ अब बॉलीवुड की मूवीज़ को इतना ज़्यादा कड़ी टक्कर दे पा रही हैं और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ होने का उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। अक्सर ये सवाल उठता है कि अच्छा सिनेमा किसे माना जाए, वो जो सिनेमा शिल्प और कला के पैमाने पर खरा उतरता हो, या फिर जो 100-200 करोड़ रुपए कमाने वाली किसी नामचीन सितारे की कोई मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म हो। हालांकि सिनेमा बिरादरी यही मानती आई है कि फिल्म उद्योग के लिए दोनों ही तरह की फिल्मों की अपनी अपनी अहमियत है। केवल समीक्षकों की वाहवाही और फिल्म समारोह में पुरस्कार पाने वाली फिल्मों के बल पर ही इंडस्ट्री को जिंदा नहीं रखा जा सकता। मनोरंजक मसाला फिल्मों की आर्थिक सफलता भी इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन और ऊर्जा का ही काम करती है। ये भी कि किसी फिल्म की अप्रत्याशित आर्थिक सफलता के कई मायने होते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट वो इकलौती कुंजी है जिसे व्यावसायिक सिनेमा के नाम पर लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड के संदर्भ में देखें तो बीते कुछ समय से प्रभावी और मज़ेदार कंटेंट बेहद कम देखने को मिल रहा है। विशेषकर इस साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्में जो कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सीमित दर्शक संख्या के कारण प्रभावित हुई हैं, पर यह कहना भी गलत ना होगा कि 2-3 को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर फिल्मों का जायका ही ऐसा था ही नहीं कि दर्शक खुशी खुशी किसी और से अपने अनुभव शेयर कर पाता और लोगों का रुझान उक्त फिल्म की तरफ बढ़ता। कलेक्शन के मामले में भी फिल्में फिसड्डी ही साबित हुई। क्या बॉलीवुड को कोरोना से ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर फिल्में कमज़ोर कंटेंट से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय मन में आता है। वहीं दूसरी ओर तुलना ना भी करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा, जिनमें कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आती हैं, कंटेंट और कलेक्शन दोनों ही मामलों में बढ़त पर दिखता है। केवल इसी साल की बात करें तो साउथ में एक दो नहीं बल्कि कई फिल्मों ने ज़बरदस्त आर्थिक सफलता हासिल करी है। ऐसा लगता है कि मानो कोरोना लॉकडाउन और सीमित दर्शक संख्या का वहाँ कोई खासा प्रभाव पड़ा ही नहीं। वहाँ कई फिल्में आसानी से 50 से 100 करोड़ रुपए तक बटोरने में सफल रहीं, जबकि एक दो ने तो 150 से 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर लिया। इसी साल जनवरी में आई अभिनेता विजय और विजय सेतुपति की मसाला एंटरटेनर फिल्म मास्टर का वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन तो 300 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। 2 साल के कोरोना काल में ये भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। भारत में कोरोना के आगमन से पहले रिलीज हुई, मतलब 10 जनवरी को, अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर ने 367 करोड़ रुपए बटोरे थे। इस लिहाज से देखें तो मास्टर की आर्थिक सफलता आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, क्योंकि ये आंकड़ा 8-10 महीने थिएटरों के बंद रहने के बाद और कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सीमित संख्या के तहत अर्जित किया गया था। अब सुनने में आ रहा है कि मास्टर की कॉपी करने वाले हैं सलमान खान। इधर बॉलीवुड में केवल अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ही ऐसी थी जो कमाई कर पाई, जिसका कि वैश्विक ग्रॉस कलेक्शन करीब 294 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वैसे कोरोना काल में सफल फिल्मों के मामले में हॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा है। इसी साल की बात करें तो कई हॉलीवुड फिल्मों ने बिजनेस के मामले में हिंदी फिल्मों को जबरदस्त पटकनी दी है। ताज़ा उदाहरण स्पाइडरमैन नो वे होम का है, जो भारत में सभी भाषाओं को कुल मिलाकर 189 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दर्शकों को बॉलीवुड फिल्मों पर खुश होकर जेब लुटाने से रोक रहा है? पहली नज़र में इसे कोरोना का दंश कह सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के इतने महीने और मोटे तौर पर कंडीशन के सामान्य होने के बाद भी दर्शक सिनेमाघरों की ओर खुले दिल से लौटते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अब फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन
क्या ये वजह काफ़ी है ये मानने के लिए कि दर्शक कोरोना या फिर कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ही सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा कंटेंट और सुरक्षित मनोरंजन की उनकी चाहत घर बैठे ही पूरी हो रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बीच ओटीटी मंचों ने फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए अपनी प्रभावी उपस्थिति का एहसास कराया है। लेकिन ओटीटी मंचों का दायरा इतना मुकम्मल रूप नहीं ले पाया कि उसके जादू से सिनेमाघर एकदम से सूने हो जाए। या फिर कहीं ये पब्लिक को टिकट के पैसों के बदले बढ़िया कंटेंट चाहिए, और वो भी बिना मिलावट वाला। ह्यूमन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन एक कारण जो साफ तौर पर दिखता है वो है ज़्यादातर फिल्मों की असंतुष्ट करने वाली सामग्री, मतलब ये कह लें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे कि वो बनती है। इसमें कहानी, पटकथा से लेकर नए प्रयोग की गुंजाइश तो कम दिखती ही है, साथ ही कमजोर निर्देशन, अप्रभावी अभिनय, बेदम संगीत, विषयों का दोहराव और फॉर्मूला आधारित फिल्में निर्माण इत्यादि शामिल है। खासतौर से कोरोना काल के कारण रिलीज हुई फिल्मों के बारे में तो ये तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हैरत की बात है कि सूर्यवंशी को छोड़कर कोई दूसरी फिल्म मसाला कभी भी इस तमगे को लेकर भुना नहीं पाई। यहाँ तक कि सलमान खान, जॉन अब्राहम भी इस मामले में लचर से ही नजर आए। कोरोना के कारण पहले से परेशान दर्शकों के सामने कोई वजह नहीं थी कि वे सिनेमा हॉल में अपने सीटी मार हीरो पर रिजगारी फेंकें या फिर पॉपकॉर्न उछालें। असल में कंटेंट की खामी ओटीटी पर कहीं ना कहीं दबसी जाती है, लेकिन सिनेमाघर में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कलेक्शन की कसौटी पर आकलन किया जाता है। खासतौर से नामचीन सितारों की बड़े बजट की फिल्मों को तो कलेक्शन की परीक्षा पास करनी ही पड़ती है। हाल फिलहाल की बात करें तो उम्मीद थी कि सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की बंटी बबली 2 दर्शकों का मनोरंजन करेगी, लेकिन 15 साल पुरानी फिल्म के इस सीक्वल में कहानी के मेन प्लॉट से लेकर सितारों की स्क्रीन केमिस्ट्री तक बहुत कुछ उबाऊ ही नजर आया। मतलब एक मोनोटोनस सी कहानी दिखाई पड़ी। इसके बाद आई सत्येंद्र 2 में भी कंटेंट के मामले में घोर निराश किया। वैसे इसके ट्रेलर से तस्दीक हो गई थी कंटेंट को किनारे करके जॉन मंडली का पूरा जोर सस्ते संवाद और कमीज उतारने पर ही है। इसी साल आई जॉन की एक और अन्य फिल्म मुंबई सागा में भी कुछ ऐसा ही कलेवर देखने को मिला था, जिसे दर्शकों ने जरा मुंह भी नहीं लगाया था। अंतिम द फाइनल ट्रुथ को, जो कि विषय वस्तु के लिहाज से सलमान खान की पुरानी फिल्मों का चारवा ही निकली। उम्मीदों से सजी सुनील शेट्टी के बेटे की आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प, जिसने कि 26 करोड़ रुपए कमाए, वो भी स्पार्क तो दिखाया लेकिन वो कमाई नहीं कर पाई। ऑडियंस खुशी के मारे सिनेमा हॉल में उछलती पड़ी। नामचीन सितारों की फहरिस्त में फिल्म चेहरे अब निर्देशन, विषय वस्तु और अभिनय के मामले में कमजोर रही, तो वहीं कंगना रनौत और अरविंद स्वामी के दमदार अभिनय के बावजूद थलाइवी को वाहवाही तो मिली, पर आर्थिक सफलता में वो भी कोसों दूर ही रह गई। कोरोना की दूसरी लहर से पहले आई राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म रूही का कंटेंट भी दर्शकों ने खारिज कर दिया। मोटे तौर पर इस साल सिनेमा हॉल पर रिपीट वैल्यू वाली फिल्म के लिए तरस गया। ऐसा लगता है कि आपदा में अवसर का सही इस्तेमाल करने में बॉलीवुड कहीं ना कहीं चूक गया और साउथ फिल्में इंडस्ट्री में बाजी मार के चली गई। न केवल आर्थिक लेवल पर बल्कि फिल्मों के कंटेंट के मामले में भी बॉलीवुड से ज़्यादा चर्चा इन दिनों साउथ की फिल्मों की ही हो रही है। इस साल जुलाई माह में महज एक सप्ताह के अंतराल पर अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर फरहान अख्तर की फिल्म तूफान और अभिनेता आर्या की फिल्म सरपट्टा पारंबरी रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों के केंद्र में बॉक्सिंग है, पर लेखन, अभिनय और ट्रीटमेंट को लेकर सरपट्टा तूफान पर भारी दिखती है। सरपट्टा में प्रयोग का जोखिम प्रभावी रूप से दिखता है, जबकि तूफान के कथानक में नएपन का घोर अभाव है। इसी तरह नवंबर में दीपावली के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हुई अभिनेता सूर्या की फिल्म जय भीम को क्रिटिक्स और लोगों ने बेशुमार वाहवाही भी दी और खूब प्यार भी लुटाया। कानून के गलियारों से कमजोरों के हक और सम्मान की बात करती ये एक रूखी सूखी सी फिल्म कही जा सकती है, जिसने ना तो कोई गीत संगीत को रखा अपने अंदर, ना ही किसी ग्लैमर को समेटा, और ना ही लोकेशंस की कोई इसमें चकाचौंध थी, लेकिन फिर भी ये मूवी लोगों को पसंद आई। अवधि भी 2.5 घंटे से ज़्यादा की थी कि कोई बोर भी हो जाए, लेकिन जय भीम को लेकर सराहना का पैमाना छोटा पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म की रेटिंग करने वाली वेबसाइट IMDb पर इसे 10 में से 9.4 रेटिंग दी गई है, जो कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म को प्राप्त हुई है। वैसे यहाँ पर हम एक पल को जय भीम के सामने निर्देशक अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 जो कि 2019 में आई थी, उसको भी रखकर देख सकते हैं। कलात्मकता की दृष्टि से अनुभव सिन्हा की फिल्म आगे दिखाई देती है कि वो आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे काम करेंगे, जबकि जय भीम के विषय में की गंभीरता के साथ साथ मनोरंजन का इनपुट भी कमाल का है, और कहीं ना कहीं ये मसाला फिल्म का भी तड़का लगाने में कामयाब रही। इसलिए एक गंभीर विषय पर आधारित होने के बावजूद ये मनोरंजक फिल्म साबित हुई। अच्छा रहता कि अगर सरपट्टा पारबंदी और जय भीम सिनेमाघरों में रिलीज होती तो उसके कलेवर को लेकर दर्शकों की खालिस प्रतिक्रिया देखने को मिल जाती। बेशक अभिनेता धनुष की फिल्म कर्णन को कई मायनों में इस साल की बेस्ट तमिल फिल्म के रूप में सराहा गया है, लेकिन हिंदी हलकों में भी इस फिल्म की खासी चर्चा रही। कोरोना की दूसरी लहर से पहले आई इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, 63 करोड़ रुपए बटोरे। साथ ही धनुष एवं अन्य कलाकारों के अभिनय के अलावा इसकी कास्टिंग, माहौल, तकनीक, पहलू, रूपक, निर्देशन, सभी कुछ इसके मतलब इसको विदेशों में भी इतना ज़्यादा सराहा गया कि बस आप बात ही कर सकते हैं।
फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें महाभारत का रूपक है। दलित वर्ग, उच्च जाति, सामाजिक एवं राजनीतिक माहौल, पुलिस प्रशासन द्वारा दमन एवं अत्याचार के चित्रण को अक्सर कला शिल्प के फ्रेम में ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, जबकि कर्णन इस ढर्रे को बड़ी कुशलता से तोड़ता हुआ अपना असर दिखाती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा साल 2021 में शानदार कलेक्शन और मनोरंजन कंटेंट के चलते बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली साउथ की फिल्मों में तमिल फिल्म डॉक्टर जिसने 190 करोड़ रुपए कमाए, तेलुगु फिल्म पुष्पा जिसने 249 करोड़ कमाए, तेलुगु फिल्म वकील साहब 137 करोड़ रुपए, मनाडू 100 करोड़, सभी इस लिस्ट में मतलब आप बहुत नाम जोड़ सकते हैं और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसने 50 से 70 करोड़ रुपए बटोरने वाली फिल्मों की तो संख्या दर्जन भर भी हो सकती है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाल में रिलीज तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 का हिंदी वर्जन 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुका है। यानी हिंदी भाषी इलाकों में सूर्यवंशी के बाद जिन दो फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कारोबार किया है उनमें एक अंग्रेजी की स्पाइडरमैन है और दूसरी तेलुगु की पुष्पा। दरअसल जब हम तमिल फिल्म मंडेला का कलेवर देखते हैं तो लगता है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्मकार अभी भी पेशेवर व्यावसायिक फिल्मों के फेर में फंसे हैं, और जब भी उनकी नज़र किसी हटकर विषय पर पड़ती है तो या तो वो किसी अन्य भाषा के रीमेक का सहारा लेते हैं या फिर कोई विवादास्पद विचार जिस पर बाद में हंगामा हो सकता है। वरना मंडेला के रूप में चुनाव के अंदर खाते के हाल पर हल्की फुल्की फिल्म बनाने से कौन किसे रोक रहा है। अब उदाहरण के लिए तेलुगु फिल्म सिनेमा बंदी को ही लीजिए, जिसके निर्माता राज एंड डीके हैं, वही जिन्होंने मनोज वाजपेयी को लेकर द फैमिली मैन जैसी शानदार वेब सीरीज बनाई है। मंडेला सबटाइटल के साथ देखने में भी बहुत रोचक लगती है। कहानी वीरा विकास वशिष्ठ नामक एक रिक्शा चालक की है जिसके हाथ एक मूवी कैमरा लग जाता है। पहले तो वो उसे बेचने की सोचता है, फिर मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इससे फिल्म ही बनाई जाए। ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि कैसे वीरा अपने ही गांव के लोगों को इकट्ठा करके और सीमित संसाधनों के साथ एक फिल्म बनाता है। इसी कड़ी में मलयालम फिल्म जोजी, जो कि एक क्राइम ड्रामा है, काफ़ी प्रभावित करती है। राजनीतिक थ्रिलर मलयालम फिल्म नयापट्टू का बजट मात्र 4 करोड़ है, जिसने कोरोना काल में 30 करोड़ का कारोबार करके न केवल हिट का तमगा पाया है बल्कि जोरदार वाहवाही भी लूटी है। जिसे बेबी निर्देशित मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का चित्रण मिडिल क्लास परिवारों की परत उधेड़ने वाला है, जो कई मायनों में चौंकाता है। दरअसल बाहुबली की सफलता के बाद हिंदी पट्टी के दर्शकों ने रजनीकांत, कमल हसन, मम्मुट्टी, मोहनलाल, प्रभुदेवा, चिरंजीवी से आगे बढ़कर सोचना शुरू किया है। हालांकि आर माधवन एक अपवाद कहे जा सकते हैं, जो 2 दशकों से ज़्यादा होने को आए हिंदी भाषियों को आज भी भाते हैं और अब यहीं के हो भी गए हैं। लेकिन इधर 5-6 सालों में प्रभास ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके साथ राणा दुग्गबत्ती, सूर्या, धनुष, यश, अल्लू अर्जुन, एनटीआर सरीखे सितारे भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित होते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना के कारण उपजे एक खालीपन और बॉलीवुड फिल्मों की निष्क्रियता के चलते भी साउथ की फिल्मों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। और रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, जहाँ हिंदी पट्टी के सिने प्रेमी अच्छे कंटेंट की चाहत में अपनी मन माफिक फिल्म या फिर वेब सीरीज़ की तलाश करते ही रहते हैं। फिर बेशक वो दक्षिण की कोई भी भाषा की फिल्म हो, सबटाइटल के साथ देखने में भी उसको कतराते नहीं। अब ये सभी बातें मिला जुलाकर यही बात बताती हैं कि किस तरीके से एक कंटेंट को हम लोग इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि पब्लिक को वो रास आ जाए। लेकिन अगर आप एक ही मसाले में डालकर फिल्मों को अलग अलग तरीके से बाहर निकालते रहेंगे तो एक समय पर दर्शक भी समझ जाएंगे कि आप उनको बेवकूफ़ बनाने का ही काम कर रहे हैं। बहरहाल ये सभी बातें तो ऐसी हैं जो चलती रहेंगी, लेकिन जो ये अब साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड के ऊपर जाकर बैठने लगी है, ये एक मामला ऐसा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। इसको लेकर यदि आपके कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।